स्वागत है एक बार फिर से आपका एस्पिरेंट एजुकेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे आज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, आपके सिलेबस में है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसमें हम आज स्पेशली समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा एटम है किसी भी मैटर का, वो किस तरह से दिखता है, उसके अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे होती है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करके ये हमें मिलते हैं सारे सब पार्टिकल्स, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे आज। हमारे जो सिलेबस है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को समझेंगे, प्रोटॉन्स को समझेंगे, न्यूट्रॉन्स को समझेंगे, वैलेंसी को देखेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, साथ में आइसोटोप्स और आइसोबार्स भी देखेंगे। स्टूडेंट्स और सब तो आपके लिए आसान हो जाता है जब हम एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं। जब एटॉमिक बात करेंगे, एटॉमिक थियरीज के बारे में बात करेंगे, तो हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन धीरे धीरे हमें पता तो चल ही जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैलेंसी की है। वैलेंसी को समझने के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक जो हमारे पास हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनका नाम, साथ में सिंबल, और तीसरा चीज एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो सबसे जो हमारा बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट है, वो चीजें हम करेंगे एलिमेंट्स और उनके नाम और सिंबल्स, ठीक है ना। उनके एटॉमिक नंबर को देखेंगे तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो हमने आपको बोर्ड पे लिख दिया है। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, साथ में ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, और मैं आज आपको ये दावा देता हूं, दावा मतलब ये दावा कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि आपके आज के बाद से ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 20 तक आपको याद हो जाएंगे। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको मैं सुनाऊंगा, और उसी स्टोरी में आपके सारे 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट्स उसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से इस स्टोरी को सुन लीजिए। अगले 1 मिनट के लिए आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए एक स्टोरी, और वो समझ लीजिए। अगर एक बार आपने स्टोरी समझ लिया तो आपको ये सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैं बताऊं, एक शराबी था। क्या था? एक शराबी। वो शराबी कहता है हम हेमा मालिनी और लीला से बेहद प्यार करते हैं। हम हेमा और लीला से बेहद प्यार करते हैं। आपको स्टार्टिंग के शुरू 4 वर्ड मिल गए। हम हेमा लीला से बेहद प्यार करते हैं, ठीक है। अब इसमें हेमा क्या है? हेमा मतलब हेमा मालिनी की बात कर दिया उसने। किसकी बात कर दिया? हेमा मालिनी की बात कर दिया। और हेमा मालिनी है धर्मेंद्र की वाइफ, जो फिल्म एक्टर धर्मेंद्र हैं उनकी वाइफ। उनको गुस्सा आता है। उन्होंने क्या कहा? शराबी को बोला कि बकवास नो, बकवास नो। हेमा की बात सुनकर उनको गुस्सा आता है, और फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला बकवास नो, बीसी नो, बीसी नो, बकवास नो, बकवास मत करो। हो गया यहां तक? ये प्यारा सा स्टोरी। उसको वो डर जाता है। शराबी क्या हो जाता है? डर जाता है। शराबी कहता है कि आई एम फनी, आई एम जोकिंग, मैं तो फनी हूं, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे माफ करो, आई एम सॉरी, आई एम जोकिंग। तो ये बोल रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि आई एम फनी, मैं तो फन कर रहा था। तो बकवास नो के बाद से फनी आ गया, यानी कि बीसी नो फनी, ठीक है। फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद बात करेंगे यहां पे नामक है, यानी कि वो बोला फिर उसने कि ना मांगू मैं प्यार किसी का। क्या बोला उसने? ना मांगू मैं प्यार किसी का। तो इसने बोला ना मांगू, यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम। फिर उसके बाद से ये जो यहां पे नाम आता है आलसी। क्या बोलते हैं इसको? आलसी। ये आलसी है। आलसी शराबी जो था उसका दिल टूट जाता है। चलिए हम अगले स्लाइड में देखते हैं जो हमने बना रखा है प्यारा सा एक इंटरेस्टिंग तरीके से। देखिए हमने बताया यहां पे हम हेमा लीला से बेहद प्यार करते हैं। 4 आपको एलिमेंट याद हो गया। उसके बाद बकवास नो, क्योंकि धर्मेंद्र जी ने बोला था कि बकवास नो करो, बकवास नो करो, बकवास नहीं करो, ठीक है। उसने बोला अरे सर मैं तो फनी हूं, आई एम फनी, आई एम जोकिंग, तो मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन वास्तव में सच बात तो यह है उसका दिल टूट गया होता है। वो कहता तो है ना मांगू मैं प्यार किसी का, उसको किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। आलसी जो शराबी था ये आलसी है।
आलसी जो शराबी था उसका दिल टूट जाता है और फिर उसके बाद से वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और फिर वो क्या कहता है कि अब तो मैं पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई करके मैं बहुत बड़ा मैथमेटिशियन या फिर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, और वो बन जाता है जिसका नाम है पास्कल। यानी कि वो नाम ब्लेस पास्कल है। वैसे ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बेसिक फंडामेंटल स्टडी किया था। उन्होंने जो आजकल मॉडर्न प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ते हैं थ्योरी, उसमें प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने उसके फाउंडेशन रखा था। किसने? ब्लेस पास्कल ने। उन्होंने प्रेशर को डिफाइन किया था। आज प्रेशर का जो मेजरमेंट की जो यूनिट है उसको भी हम पास्कल से मेजर करते हैं, तो वो पास्कल है। ठीक है ना, उन्हीं के नाम पे पास्कल पड़ा है। तो ये जो पास्कल है वो क्या है? एक साइंटिस्ट है, एक मैथमेटिशियन है। तो यहां पे देख रहे हैं कि जो हमारे आलसी शराबी हैं अब क्या बन जाते हैं? पास्कल। जब आप भी मेहनत करोगे, आप भी बहुत हार्ड वर्क करोगे, तो आपके भी पीछे लाखों लोग पड़ जाएंगे, दुनिया दीवानी हो जाएगी, जैसे ये शराबी के दीवाने हो गए लोग। सभी औरतें, अभी तो सिर्फ ये हेमा और लीला की बात कर रहे थे ना, यहां पे चाहे कोई भी औरतें हैं, AR मतलब औरतें, चाहे कोई औरतें हैं, चाहे वो कैटरीना हो या कैथरीन हो, सभी के सभी पास्कल की दीवानी हो जाती हैं। औरतें चाहे कोई भी हो, कैटरीना या कैथरीन, सभी के सभी दीवानी होती हैं किसके? पास्कल की। तो इस तरीके से हमने 1 से लेकर 20 तक का जो एलिमेंट्स हैं उनको इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हमने कवर किया। तो आपने भी याद कर लिया। चलिए इनके अब एटॉमिक नंबर्स को याद कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था, शुरुआत के 4 जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसको ह, हे, ली, बे से याद कर लीजिए। ह, हे, ली, बे। ठीक है, ये आप याद कर लोगे। बाकी ये जो C है, यहां पे कार्बन है, C को हम 6 बनाते हैं। C से ही तो 6 बनता है ना, C से 6 बनता है, यानी कि जो C होगा वो 6 होगा। और अगर C 6 होगा, एटॉमिक नंबर इसका 6 हो गया, इसका जस्ट पहले B 5 होगा। उसी तरीके से 9 है, 9 में O है, O से डबल O का यूज करेंगे तो 8 बन जाएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा 8, और उसका एक पहले वाला जो होगा वो होगा 7, यानी नाइट्रोजन होगा 7। यानी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, बोरॉन का 5, कार्बन का 6। ठीक है, फनी की बात करें, इसमें हमने ये बताया है कि जो क्लास 9th और 10th के जो बच्चे होते हैं, यानी आप, और जब आप क्लास 10th में जाओगे, आप हंसते हंसते मजे मजे में फनी तरीके से आप क्या करोगे? फन में अपना 9th 10th कंप्लीट कर जाओगे। लेकिन जैसे 11th 12th में जाओगे, ना आप मजे कर पाओगे, ना ही आप फन कर पाओगे। समझ में आ रहा है? ना फन कर पाओगे, ना ही आप मजे कर पाओगे, यानी कि ना मग, ना Mg, सोडियम, मैग्नीशियम। तो 9th 10th के बच्चे फनी होते हैं, फन में अपना क्लास कंप्लीट कर जाते हैं, उनको किसी फ्यूचर का टेंशन नहीं सताता है। बट जैसे 11th 12th के बच्चे होते हैं, जैसे आप 11th 12th में जाओगे, तो ना ही आप फन कर पाओगे, ना मजे कर पाओगे, ना मग। ठीक है, अब उसके बाद अगर कहीं इनकेस पढ़ते पढ़ते अगर आप आलसपन आपके अंदर आ जाता है, और अगर आप आलसी बन जाते हो, तो आप 13 से 14 बार सिर्फ क्या कहो? आलसी, आलसी, आलसी। अगर आपने 13 से 14 बार आलसी, आलसी, आलसी बोला, तो 100% आपका आलस गायब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आलसी मतलब AL और SI, ये 13 हो गया और ये 14 हो गया। आपका एटॉमिक नंबर आलसी का 13 और 14 हो गया। फिर उसके बाद हम आएंगे 15, 16, 17 की बात करेंगे। जो टर्म है पास्कल, प से, यानी P से प बना और प से 15 बना, और 15 का मतलब ये हो गया 15 का फास्फोरस का क्या हो गया? 15, 15। S से 100 होता है और स से 16 होता है, यानी इसको 16 से याद कर लेंगे। तो पास्कल का P 15, S 16 और साथ में क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा 17। आपको एटॉमिक नंबर 17 पता चल गया? गुड। उसके बाद बात करेंगे आर्गन की, बात करेंगे। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, फिर उसके बाद से पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। या यूं कह लें कि जो औरतें हैं, औरत 18, कैटरीना 19, कैथरीन 20।
यानी कि एटॉमिक नंबर आप ऐसे याद कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 2 2 3 3 का कंबाइन कर लेना है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बीसी, बीसी, बीसी बकवास, नो, NO नो, फिर फनी, फिर ना मांगू या नामग, फिर आलसी, फिर पास्कल, ऐसे टर्म यूज कर लेंगे ना तो आपको फटाफट एक एक मतलब एक एक पार्ट कर करके आप उसको समझ सकते हैं और एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं और कभी भूलेगा भी नहीं। ठीक है ना, गुड। अब हम चलते हैं अपने जो हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट थियरीज हैं एटम्स को लेके, उनके स्ट्रक्चर को लेके, उसको पढ़ेंगे। पहले तो यहां पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम E माइनस चार्ज पे रिप्रेजेंट किए होंगे, प्रोटॉन्स P, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इन सब कॉन्सेप्ट पे अगर चलें तो ध्यान से देखिएगा। जो आज का मॉडर्न हमारे पास थियरी है मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों ध्यान से देखना, आज का जो एटॉमिक थियरी है, आज जिस तरह से एटम्स दिखते हैं हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, वो इस तरीके से दिखते हैं। बीच में न्यूक्लियस है, अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके बाहर कुछ स्पेसिफिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उससे पहले किस प्रकार से लोगों ने समझने की कोशिश करी, हमारे साइंटिस्ट ने समझने की कोशिश करी, एटम्स को स्टडी किया, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां पे सबसे पहले रोल आता है डाल्टन जी का। डाल्टन ने कहा था कि जो एटम्स होते हैं किसी भी मैटर का, वो क्या होता है, इनडिविजिबल होता है। इनडिविजिबल मतलब वो कभी ब्रेक नहीं हो सकता, कभी डिवाइड नहीं हो सकता, इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, यानी कभी वो खत्म नहीं हो सकता। यानी अगर हमारे पास ये पेन है तो ऐसा नहीं है कि हम रखें हैं पेन और धीरे 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 उड़ जाएगा और ये कुछ नहीं दिखेगा, यहां पे ऐसा नहीं है। इनकी थियरी फेल हो जाती है क्योंकि यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो जाती है। इनके बाद कुछ और साइंटिस्ट का जिज्ञासा बढ़ता है, उन्होंने भी स्टडी किया, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करी, फिर उन्होंने बताया कि अरे भाई साहब, आपका एटम्स तो सही बात है कि ऐसे होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजिबल नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। आपको यह जानना होगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो अभी हम पढ़ रहे थे एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन का 6 हो रहा था, इस 6 से आपको यह सीखना है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर जो होता है उसी के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उसी के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पे हमने मेंशन कर रखा है, वो फर्दर हम जब वैलेंसी बताएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि अभी डाल्टन जी ने एटॉमिक की थ्योरी दी, उन्होंने बताया कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, बट जैसे फर्दर डिस्कवरी होती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, उनकी थ्योरी फेल हो जाती है। तो फेल करने वाले कौन महानुभाव हैं, वो सबसे पहले आते हैं जे थॉमसन साहब। ठीक है, इनसे पहले हम बात एक छोटा सा करते हैं पॉजिटिव चार्जेस की। टाइम है 1886। उस टाइम पे ई गोल्डस्टीन साहब थे। कौन थे? ई गोल्डस्टीन साहब। ई गोल्डस्टीन ने उस अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट में जब गैस का फ्लो हो रहा था, उस गैस के फ्लो में उन्होंने देखा कुछ ऐसे पॉजिटिव बीम ऑफ चार्जेस देखा, उन्होंने उसका नाम रखा कैनाल रेस। क्या हुआ, वो एक गैस ट्यूब था जिसमें मतलब उसमें से गैस तो जा रही थी, लेकिन साथ साथ में कुछ प्लस चार्जेस की बीम भी उसके साथ साथ में डिस्चार्ज हो रही थी। ठीक है, तो इन रेस को उन्होंने क्या नाम दिया, इन रेस को क्या बोला, पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस, और जिनका नाम स्पेसिफिक रखा उन्होंने कैनाल रेस। ठीक है, कैनाल रेस। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया पॉजिटिव चार्जेस का। परफेक्ट। अभी नाम नहीं रखा गया है प्रोटॉन, राइट, बट उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि कुछ पॉजिटिव चार्जेस का बीम जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड, डिस्चार्ज हो रहा है। अब आता है समय 1897 का, जब जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली। उन्होंने एटम को स्टडी किया, तो उन्होंने बताया कि हमें तो ये दिख रहा है, जैसे कि अभी शुरू में डाल्टन साहब ने बोला कि इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर बस ये एक एटम ही है और कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया, जे थॉमसन ने बताया कि नहीं, एटम्स कुछ वाटरमेलन के जैसे है। वाटरमेलन में जो रेड वाला पोर्शन है वो सभी पॉजिटिव चार्जेस हैं। इस पॉजिटिव चार्जेस में जो ये ब्लैक जो सीड्स लाइक आपको
डॉट दिख रहा है ब्लैक में, जो सीट्स दिख रहे हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होती है, उनके अंदर भरी पड़ी होती है। ठीक है, तो जैसे आपने वाटरमेलन को दो पार्ट में काटा, उसमें ब्लैक 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 सीट दिखता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, जे थॉमसन ने समझाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने थियरी क्या दी, ध्यान से देखिए उन्होंने क्या प्रपोज किया। उन्होंने बोला कि कोई भी जो एटम होता है उनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, जो कि अभी हमने बताया कि यहाँ पे एटम है, एटम में पूरा अंदर भरा पड़ा होता है क्या, पॉजिटिव चार्जेस, राइट, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और उसी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया जे थॉमसन ने। दूसरा चीज बताया कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके साथ उन्होंने बताया जिसके वजह से जो पूरा का पूरा एटम है, होली मतलब पूरा का पूरा एटम है एज अ होल, वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होते हैं। यानी कि जहां पे प्लस और नेगेटिव का जब एक साथ मिलना होता है ना, तो वो क्या हो जाता है, वहां के जो चार्जेस होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। इस हिसाब से ये पूरा का पूरा जो एटम होता है वो न्यूट्रल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जे थॉमसन साहब की थ्योरी तो खत्म हो जाती है। इनको और मॉडिफाई करने के लिए, इनके एक्सपेरिमेंट को और बेहतर बनाने के लिए रदरफोर्ड साहब ने ये बोला कि तुम लोगों ने तो थ्योरी दे दी, प्रपोज कर दिया अपनी अपनी थ्योरी, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। उन्होंने क्या किया, ये गोल्ड की एक पतली सी शीट लेते हैं, गोल्ड की पतली सी शीट, इतनी पतली शीट कि फिर भी उसकी जो थिकनेस है वो 1000 एटम्स के बराबर है। 1000 एटम्स उसके उतनी पतली सी शीट में 1000 एटम्स की उसकी ब्रेथ होती है, मतलब उतनी थिकनेस है उसकी। ठीक है, तो ये थिन गोल्ड शीट लेते हैं, गोल्ड फॉइल का पेपर लेते हैं, गोल्ड फॉइल लेते हैं, उस पे क्या करते हैं, इसी को मैं बना दिया हूं ताकि आप समझ सको, इसको हमने क्या कर दिया, फैला दिया ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। तो ये जो गोल गोल सा जो आपको दिख रहा है ये एटम्स है, राइट। अब क्या करते हैं, वो अल्फा रेस की इस पे बम्बार्डमेंट कराते हैं, ऐसे अल्फा रेस क्या करते हैं, ऐसे भेजते हैं। तो रेड और ये येलो कलर का, ऑरेंज कलर का जो आपको रेस जा रही है, देखिए इसको अच्छे से। तो कुछ ऐसे रेस है जो सीधे सीधे निकल जा रही है, कुछ ऐसे रेस हैं जो सीधे निकल जा रही हैं, कुछ ऐसे रेस हैं जो एक एंगल पे क्या कर रही हैं, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, कुछ ऐसे रे हैं जो जा तो रही हैं लेकिन फिर ये वापस भी आ जा रही है 180 डिग्री पे। तो ये तो इनका अपना एक्सपेरिमेंट से इन्होंने डिफाइन किया। तो इससे निकल के जो आता है वो क्या बताया उन्होंने, ध्यान से देखना आप। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम is empty because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected। उन्होंने बताया कि जो हमारे पास एटम है, जो हमारे पास एटम है, इस एटम से बहुत सारे अल्फा रेस ऐसे मतलब बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा जो एरिया हो एम्प्टी है। ठीक है, फिर दूसरा उन्होंने बताया कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं हल्का सा अपने पाथ से, ऐसे आए और यहां से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए, आए और थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, तीसरा चीज कह रहा है अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जो आ तो रहे हैं ऐसे सीधा लेकिन फिर वो 180 पे वापस हो जा रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया, ठीक है ना, अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पाया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं एंड मास ऑफ द एटम है वर कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। स्मॉल वॉल्यूम, आप ये पीछे देखिए जरा, ये जो आप ऑरेंज वाला देख रहे हैं ये वाला एरिया, इसी में सारे के सारे आपके प्लस चार्जेस यानी पॉजिटिव चार्जेस, और कह लें इस पूरे इस एटम का जो मास है वो सभी के सभी इसी इतने ही एरिया में आपका पूरा मास और प्लस पॉजिटिव चार्जेस कंसंट्रेटेड है, स्टोर्ड है। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंट। उसके बाद से उन्होंने जब एटम्स का जब उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल बनाया, उन्होंने मॉडल बनाया जब एटम का, जहां पे उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिफाइन किया, वो देखते हैं। सो देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर एंड एटम, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। उन्होंने बताया कि भाई साहब देख लो आप लोग, ये है आपका एटम,
इस एटम में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इस बीच में यहां पे, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इसी को उन्होंने नाम दे दिया क्या? न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया उसको? न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको न्यूक्लियस बोल दिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उन्होंने? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों तरफ क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन करते रहते हैं चारों तरफ। किसके चारों तरफ करते हैं मोशन? उस न्यूक्लियस के। ठीक है, आगे देखते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। जिस हिसाब से ये पूरा का पूरा हमारा एटम है उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो जो न्यूक्लियस है वो बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है साइज में। ठीक है, अगर इतना बड़ा आपका एटम है तो इतना छोटा सा आपका पूरा न्यूक्लियस है। इसका मतलब यह हुआ ये एटम तो सिर्फ दिखाने के लिए है, असली मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में है। ठीक है, तो इन्होंने ये प्रपोज किया, थियरी डिफाइन करी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबके अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स थे, सबके अपने अपने ड्रॉबैक्स थे। तो जो रदरफोर्ड साहब थे, तो रदरफोर्ड साहब की जो ड्रॉबैक्स हैं उसको अगर एक झलक देखें तो देखिए क्या था, उनसे क्या गलती हो गई। तो देखिए उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में अगर वो क्या करेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट में अगर वो मोशन में रहेंगे, रिवॉल्व करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पे एक्सेलरेशन आएगा। और अगर एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन के दौरान उनकी जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो अपनी एनर्जी को क्या करेंगे? रेडिएट करेंगे, लॉस करेंगे, लूज कर देंगे वो। ठीक है, तो यानी कि ये समझिए ये है हमारा न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ है हमारा ये पूरा एटम है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अगर मूव करेंगी, ऐसे बार बार आएंगी, तो इस रिवॉल्यूशन के दौरान इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? लूज कर देगी। और बाद में जाके क्या होगा, अगर वो अपनी एनर्जी लूज करेगी और फिर लूज करने के बाद जब आप किसी के चारों तरफ घूमते रहोगे और आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो आप बीच में सेंटर में गिर जाओगे। और वो कहां गिरोगे? तो वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाती है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, नेगेटिव चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, वो बाद में जाके न्यूक्लियस में गिर जाएंगी। और न्यूक्लियस में अगर गिर जाती हैं तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाती हैं। मतलब ये कि हमारे हाथ में ये अगर कोई एटम है, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे तो उसके न्यूक्लियस में जाके गिरेंगी। और जब न्यूक्लियस में जाके गिरेंगी तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और इस तरीके से देखते देखते ये जो एटम होगा वो खत्म हो जाएगा, हमारे सामने से डिसअपियर हो जाएगा, ऐसे ही उड़ जाएगा फुर्र से। ठीक है, तो ये है इनका थियरी, यानी कि थियरी के बाद से ये इनके ड्रॉबैक्स थे। क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज कर देंगी तो एटम्स अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल होगा इसका मतलब जो मैटर होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जो मैटर होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपके सामने से ये बोर्ड है, बोर्ड ऐसे गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स बार बार अपनी एनर्जी लूज करती जाएंगे और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इनके ड्रॉबैक्स थे, कोई बात नहीं। ठीक है, इनकी कमियों को दूर करने के लिए आते हैं बोर साहब। नेक्स्ट मॉडल जो है हमारा नील बोर का है। नील बोर ने अलग से डिफाइन किया, उन्होंने बताया कि थॉमसन साहब आप भी सही थे, रदरफोर्ड साहब आप भी सही थे। ठीक है, आप लोग सही हो कि हाँ एटम है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, उसमें पॉजिटिव जो चार्जेस की बात कर रहे थे रदरफोर्ड साहब ने, तो रदरफोर्ड पॉजिटिव चार्जेस की किसकी बात कर रहे थे? वो प्रोटॉन ही था एग्जैक्टली। ठीक है, तो उन्होंने बताया ठीक है आप सही बोल रहे हैं कि हाँ सॉरी न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, ठीक है चलेगा, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी चलेगा। बट जो आप रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो रिवॉल्व करता है ऐसे ही रैंडमली, नहीं। उन्होंने बताया नील बोर साहब ने कि वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सेकेंड थिंग कि वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते हैं रिवॉल्यूशन के दौरान। उस सर्कुलर ऑर्बिट में जब वो घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते हैं। यही इनकी थियरीज थी। यानी देखिए, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स,
यानी कि कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बीच में न्यूक्लियस है, ये बीच में न्यूक्लियस है अपना, उसके बाद अलग अलग शेल बना हुआ है, अलग अलग कमरे बने हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहले कमरे को नाम दिया गया K, दूसरे को L, तीसरे को M और तीसरे को चौथे को N। यानी इस तरीके से अलग अलग ऑर्बिट्स हैं जो को स्पेसिफिक नाम दिया गया K, L, M, N। इन्होंने नील बोर साहब ने नाम दिया और इन ऑर्बिट्स को स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि रिवॉल्यूशन के दौरान ना डिस्क्रीट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करती हैं, अपनी एनर्जी लॉस नहीं करती हैं। ये नील बोर साहब ने बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें प्लेस करते हैं। ऐसे नहीं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ही हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व करें, नहीं। उनका एक स्पेसिफिक लोकेशन है, स्पेसिफिक पाथ है, स्पेसिफिक ऑर्बिट्स है जिसमें वो रिवॉल्व करेंगे। तो जो पहला ये हमारे पास जो पहला हमारा ऑर्बिट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होंगे और इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। यानी कि उन्होंने एक थ्योरी दी 2n² मॉडल का, ठीक है ना, जिसमें n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं यानी पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताएंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2 × 1 यानी कि 2। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने, तो n = 2 रखेंगे तो दूसरे ऑर्बिट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 2 का स्क्वायर यानी 2 × 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे उन्होंने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताई कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रखे जा सकते हैं अलग अलग शेल में, अलग अलग ऑर्बिट्स में। बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यह बस समझना है कि जितने भी बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले ऑर्बिट्स को छोड़ के, मतलब जितने भी ऑर्बिट्स होंगे पहले ऑर्बिट को छोड़ के बाकी सभी ऑर्बिट्स में, बाहर के सभी ऑर्बिट्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4, 5, 6, 7 और 8। और दूसरे वाले में सिर्फ, पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसमें भी अगर बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन को आप रख दीजिए, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दीजिए। तो ये उन्होंने नील बोर साहब ने बताया। इसको हम अच्छे से और समझते हैं, अगले पेज पे देखेंगे। अभी उससे पहले बता दूं मैं, देखिए 1932 का टाइम आता है, जे चैडविक साहब ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक खोज निकाला, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम था न्यूट्रॉन। उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज निकाल डाली, मतलब खोज कर डाली, और उन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन है, दूसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और तो और इसका जो मास होता है ना, लगभग किसके मास के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी कि यहां पे देखिए, यानी कि वो बता रहे हैं कि मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो इक्वल है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। मास ऑफ न्यूट्रॉन के ये इक्वल है, नियरली इक्वल है, ठीक है ना, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है लेकिन नियरली इक्वल है, लगभग मान लेते हैं कि दोनों का मास बराबर है, ठीक है, ओके। प्रेजेंट्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इन्होंने बताया कि जो हमारा न्यूट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, बट कंडीशन ये है कि सभी एलिमेंट्स में पाया जाएगा, सभी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये आपके लिए फैक्ट्स है, उसे याद कर लीजिएगा। बाकी सभी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, वेरी गुड, इतना समझ लिया। और एग्जैक्ट ये हमारा प्रॉपर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हमारे किसके, एटम्स के, वो सामने यहां पे दिखता है। आप देखिए जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये हमारे न्यूट्रॉन है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है। जो ये वाला है ये प्रोटॉन है जिस पे प्लस चार्ज होता है। और जो सर्टेन या डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, रिवॉल्व है कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं उनके चार्ज माइनस में होते हैं। तो क्लियर हो गया। तो ये था। दूसरी चीज कि जो मास होता है किसी भी एटम का ना, वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो हमारा मास है वो लगभग ना के बराबर होता है। यानी कि सारे का सारा जो मास होता है डिफाइंड होता है न्यूट्रॉन के मास के बराबर, मास पे डिपेंड करता है और प्रोटॉन के। यानी कि कोई एटम का अगर मास पूछ ले तो आप मास ऑफ न्यूट्रॉन में मास ऑफ प्रोटॉन को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका एटम का मास पता चल जाएगा, ठीक है।
गुड। तो ये कॉन्सेप्ट था। चलिए अब हम बेसिक चीजें समझ लेते हैं फटाफट। पहले तो हमने ये बताया था, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं वैलेंसी के बारे में। इसको ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके में आप समझ जाओगे। यह है वैलेंसी। वैलेंसी को समझने के लिए हमने आपको बताया था, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना होगा एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। क्यों भाई हमको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्यों जानना होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, नंबर ऑफ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसी एटम के अंदर। ये एटम है, इसमें जितने ये बीच में जितने हमारे पास यहां बीच में हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इसके चारों तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसमें 3 हमारे पास प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ होंगे किसी भी एलिमेंट के एटम में। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें क्लोरीन की बात कर लेते हैं, तो क्लोरीन में जैसा कि हमने बताया था, क्लोरीन इज अ पार्ट ऑफ पास्कल। प से 15 यानी 15, स से 16 यानी कि 16, और साथ में ये 17, यानी कि क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो भैया 17, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है ना, वो किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है। एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है। कहने का क्या मतलब है? अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब यह समझ लेना कि क्लोरीन का अगर हम एटम बनाएं तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे और प्रोटॉन भी हमारे पास 17 ही होंगे। इस बात को याद कर लेना, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है सारी बातें? बहुत अच्छा। तो जो प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, सेम टू सेम उसी के बराबर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 17 होगा, प्रोटॉन का भी 17 ही होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, ये देखो आप। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास प्रोटॉन के बराबर होते हैं, और वो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, मतलब ये बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, ये ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम की अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाइयों, देखो क्या लिख रहे हैं, सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्योंकि 11th और 12th के बच्चे होते हैं। अच्छा चलो मैं एक बार रिवाइज भी करा दूंगा, साथ साथ में भी रिवाइज कर लेते हैं, लगे हाथ, ठीक है ना? जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, क्योंकि ना मांगू या कह सकते हैं जो 11th और 12th के जो बच्चे होते हैं, 11th और 12th के जो बच्चे होते हैं वो ना वो फन कर पाते हैं और ना मजे कर पाते हैं, ना मजे कर पाते हैं। इसका मतलब ये देखिए, Na 11 है और 12 है Mg, ऐसे याद कर लेना नंबर का उसके सिंबल के साथ रिलेट करके। तो यानी कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, ठीक है ना? तो 11 है, तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होंगे वो हमारे पास 11 होंगे, प्रोटॉन जो होंगे वो 11 होंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया अब आपको? गुड। वैलेंसी की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा कि चलो आप बताओ मुझे कि वैलेंसी ऑफ सोडियम कितना होगा। तो सोडियम की वैलेंसी के लिए मैं एक छोटा सा एक और स्टोरी बताता हूं आपको, बहुत अच्छे से, आप ध्यान से देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। चलो जल्दी से खत्म करते हैं 10 मिनट के अंदर क्लास को, ठीक है ना? तो आप हो एक लैंडलॉर्ड, आप क्या करते हो? अपने रूम किराए पे देते हो, ठीक है ना? इस स्टोरी को अच्छे से समझ लेना। आप एक लैंडलॉर्ड हो, आप अपने जमीन को, अपने जो घर बना रखे हो ना, आपने पहला फ्लोर बनाया, दूसरा फ्लोर बनाया, तीसरा फ्लोर बनाया, चौथा फ्लोर बनाया। तो आप क्या करते हो? आप ऐसे बनाते हो, ध्यान से देखना। ये देखो, ये एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस होता है ना यही लैंडलॉर्ड है, ठीक है ना? क्लियर है? इसके चारों तरफ पहला फ्लोर बना होता है, दूसरा फ्लोर बना होता है, तीसरा बना होता है, चौथा बना होता है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है? आपने 4 फ्लोर बनवा लिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये देखना स्टूडेंट्स, पहले फ्लोर पे सिर्फ 2 कमरे हैं, पहले फ्लोर पे 2 कमरे आपने बनाए, दूसरे पे आपने 8 बना लिए, 4, 5, 6, 7 और 8।
आपने 8 कमरे बना लिए, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरे पे भी आपने 8 ही बनाए हैं, ठीक है। इस पे भी आपने 8 ही बना रखे हैं, ठीक है, ओके गुड। अब आपको समझना यह है, क्योंकि हम आपको वैलेंसी समझाने जा रहे हैं, तो बस ये समझ लेना कि हर फ्लोर पे, पहले फ्लोर पे 2 कमरे, दूसरे पे 8, तीसरे पे 8, चौथे पे 8, ठीक है। कंडीशन ये है, टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर आप पहले फ्लोर का एक स्विच जो बना हुआ है, स्विच है, वो एक सिंगल स्विच है, ठीक है। इस स्विच को अगर आपने ऑन कर दिया, इसका मतलब इस कमरे और इस कमरे की ना बिजली, पानी, मोटर सब कुछ ऑन हो गया ऑटोमेटिकली। अगर आपने दूसरे फ्लोर का अगर स्विच आपने ऑन कर दिया, तो इसका मतलब हर कमरे का लाइट, फैन, बिजली, एसी, पंखा सब कुछ चलना शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तीसरे का अगर आपने स्विच ऑन किया, तो ये तीसरे के सभी कमरे का ऑटोमेटिकली है ऑन होना शुरू हो गया, गुड। तो यहां कॉन्सेप्ट ये समझना है कि आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि जो अगर पहले फ्लोर पे किराएदार आते हैं, 2 किराएदार आएंगे और दोनों किराएदार को आपने रूम दे दिया, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ पहले फ्लोर की स्विच ऑन करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरे फ्लोर की अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान से देखना, तो दूसरे फ्लोर का अगर हमने स्विच ऑन कर दिया और आपके पास किराएदार, हमारे पास 3 किराएदार ही है, टोटल 3 किराएदार आते हैं, और आपने पहला फ्लोर तो भर दिया, दूसरे फ्लोर के लिए, मतलब दूसरे किराएदार के लिए, जो तीसरा हमारे पास किराएदार है, उस किराएदार को आप सेकंड फ्लोर पे भेज दोगे। कॉन्सेप्ट में सब तो नहीं हो रहा है ना, मैं फिर से समझा देता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास 5 किराएदार हैं, ठीक है, 5 किराएदार को आपको क्या करना है, रूम में एलोकेट करना है, अलग अलग रूम में भेजना है। तो क्योंकि आपके पास पहले फ्लोर में सिर्फ 2 कमरे हैं, तो आपने 2 लोगों को तो पहले फ्लोर पे बैठा दिया, दे दिया, लेकिन जो तीसरा किराएदार है, चौथा किराएदार है, 5वां किराएदार है, उन सबको आपने सेकंड फ्लोर पे भेज दिया। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, गुड। आपने जब भेजा तो क्या देखा ये कि जब हमारे पास 5 किराएदार थे, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, यही हमारे इलेक्ट्रॉन्स किराएदार हैं, ठीक है ना। इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 को आपने यहां रख दिया, तीसरे को आपने यहां रखा, चौथे को यहां रखा, 5वें को यहां रख दिया। अभी भी हमारे सेकेंड फ्लोर पे ये 1, 2, 3, 4, 5 कमरे खाली हैं। सेकेंड फ्लोर पे आपके 5 कमरे खाली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके 5 कमरों में बिजली, पंखा, एसी, फ्रीज, कूलर सब कुछ ओपन है, मोटर, गीजर सब कुछ चल रहा है, पानी बह रहा है। आपका बिजली लॉस होगा, आपके लिए ये सौदे का, ये जो सौदा है ना, आपका घाटे का सौदा होगा। आप चाहोगे कि ये जो हमारे पास जो ऊपर वाले सेकेंड फ्लोर के 3 जो मेहमान है ना, वो हम किसी को दे दें, किसी को क्या कर दें, दे दें, ताकि हमारा जो सेकेंड फ्लोर है भाई वो स्विच उसका ऑफ रहे, ठीक है ना। अगर मान लो कहीं से आपके पास अभी ये हमारे पास 5 के बदले मान लो हमारे पास कितने आ गए, 8 आ गए, 8 किराएदार आ गए शुरू में ही, यानी कि आपने 2 को तो यहां रख दिया पहले वाले फ्लोर पे, बाकी 6 लोग जो बचे हैं, 6 को आपने सेकेंड फ्लोर पे भेज दिया। तो ये 1, 2, 3 और ये 4 भेज दिया, 5 भेज दिया और 6 भेज दिया। अब हमारे पास 2 की कमी रह जाती है, सिर्फ 2 रूम और रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आप कोशिश करोगे कि किसी भी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 और गेस्ट, 2 किराएदार कहीं से हमें मिल जाए और हम इनको यहां पे रख दें तो हमारा नुकसान नहीं होगा। यानी एटम्स भी यही चाहते हैं, एटम्स चाहते हैं कि उनका जो बाहर का शेल है, बाहर का जो ऑर्बिट है, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन फील्ड रहें। हर एटम चाहता है कि उनके जो बाहर के शेल है, बाहर के डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, वो पूरा का पूरा भरे रहें। या तो वो कुछ लेके भर ले या दे के अपने आखिरी वाला जो शेल है उसको भर के रखे, अपने फ्लोर को भर के रखें वो। तो उन्होंने क्या सोचा, इन्होंने ये सोचा कि कोई 2 इनको दे दे। तो अगर इनको 2 की रिक्वायरमेंट होती है ना, अगर इनको 2 की नीड होती है, अगर 2 की इनको नीड होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो इनकी वैलेंसी भी बच्चे हम बोल देंगे 2 ही होगी, ठीक है ना। लेकिन ये 2 जो होगा, क्योंकि इनको कोई देगा, ऑब्वियसली इनको कोई देगा, अगर 2 की जरूरत है इनको, तो यानी कि ये ले रहे हैं, इसलिए इनको 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, इनकी वैलेंसी -2 की होगी।
अब चलते हैं, यानी कि ये वाला फ्लोर वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आप दिमाग लगाइए जरा दूसरे चीज पे। आप देखिए, चलिए शुरू करते हैं। एक सोडियम से और क्लोरीन के बीच में हम देखते हैं अपना रिलेशन, ठीक है ना। इनके वैलेंसी को हम समझते हैं और देखते हैं कैसे होगा। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहां पे 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो पहले शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है। दूसरे में 8 रख देंगे, 4, 5, 6, 7 और 8। आपने इसमें रख दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन इनका रख दिया। एक और रहता है, तो ऑब्वियसली आपको एक तीसरे फ्लोर पे भेजना पड़ेगा, आपको एक किराएदार को। लेकिन हमारे पास दिक्कत यह है कि 3, 4, 5, 6, 7 और 8, हमारे पास 7 कमरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कमरे अभी हमारे पास खाली हैं। आप चाहोगे क्या कि इस किराएदार को आप इस फ्लोर पे रखना? नहीं, आप चाहोगे कि कोई इसको ले ले, ताकि ये हमारा सारा का सारा फ्लोर खाली हो जाए, हमको सिर्फ बाहर वाला फ्लोर हमारा भरा भरा दिखे। तो इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा है, वो किसी को दे देंगे, ठीक है। अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन में स्टूडेंट्स देखेंगे तो पहले वाले में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है, भर दिया नियम के हिसाब से। दूसरे में देखा तो इसमें हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स रख दिया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भर दिया है 8, क्योंकि हमको 8 ही चाहिए था। 8 ही कमरे होते हैं इसमें, हाँ या ना, 8 ही कमरे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद से 7 और इनके पास बचे, 10 तो हमारे पास हो गए, 7 और इलेक्ट्रॉन्स को रखना है, वो तीसरे फ्लोर पे भेज देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ही थे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रख दिया। इनके पास अभी भी एक खाली रूम मिला, क्लोरीन के पास भी एक खाली रूम है। तो ये किसी से मांगेंगे, कहेंगे कि भाई मुझे कोई दे दे, कोई एक किराएदार मुझे दे दे, और ये कहेंगे भाई मेरा कोई एक किराएदार ले ले। तो सोडियम ने एक दे दिया और इन्होंने एक ले लिया, तो लेने वाला हमेशा लेने वाला का वैलेंसी हो जाएगा। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको एक अच्छे तरीके से अगले वाले क्लास में, अगले वाले वीडियो में हम इसको और बेहतर तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब इसको और प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे डिफरेंट एटम्स को लेके कि किन एटम्स के बीच में कितने हमारे पास वैलेंसी रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं अभी बता देता हूं, ताकि और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देख लो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वो 6 होंगे। तो आप पहले सेल में क्या रखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिया नियम के हिसाब से। दूसरे में 8 होने चाहिए थे, लेकिन यहां पे हमने 2 दे दिया, तो 4 और बचा हमारे पास, तो 4 यहां पे रख देंगे, 1, 2, 3, 4। लेकिन ये अभी भी इनके 4 कमरे खाली हैं, तो इसको हम बोल देंगे कि ये इनके पास 4 की वैलेंसी हो जाएगी। या तो ये 4 देगा या 4 लेगा, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। सेम कंडीशन अगर हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 5 रख देंगे, तो 7 तो हमने रख दिया। लेकिन 1, 2, 3 अभी भी इनके पास खाली हैं, तो चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास अभी और चाहिए, तो ये किसी न किसी से लेंगे। इसका मतलब इनकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो -3 की हो जाएगी, क्योंकि ये लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैलेंसी हम डिफाइन करते हैं, और हम अगले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स किस एलिमेंट्स के साथ फ्रेंडली होते हैं, कौन किसको देता है या कौन किससे लेता है, और उनकी वैलेंसी कैसे डिसाइड होती है। और साथ में कुछ और भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए आप एस्पिरेंट एजुकेशन सेंटर के साथ। थैंक यू।